हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ केमिकल वाली चीज होंगी, है ना। तो देखो, केमिकल रिएक्शन नाम से आता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। छोटी क्लास में आपने पढ़ा था केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये क्या होते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आपने पढ़ा था जहां पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। और जहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। तो आज की क्लास में हम केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, तो देखो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, अब जो आपके 10th के अकॉर्डिंग है कि कैसे कैसे केमिकल चेंजेस के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला आता है रस्टिंग। रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, ठीक है, और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आयरन जाके बाहर रख दिया और 2 या फिर 3 दिन बाद धूप हुई, बारिश हुई और 2-3 दिन में ही उसमें जंग लगना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। उसको जंग लगने के लिए, ठीक है, उसमें रस्टिंग लगने के लिए कम से कम 6 मंथ की हमें जरूरत होती है, तभी उसमें रस्टिंग लगना स्टार्ट होगा, तभी वो रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये एक केमिकल चेंज है। इससे क्या होगा, एक बार अगर आयरन में रस्टिंग लग गई तो वापस से हम उसे नॉर्मल आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो डिटोरिएट हो जाएगा, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। पहला हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब अगर हम आयरन की रस्ट की बात कर रहे हैं तो आयरन के अलावा जो अदर मेटल्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं वाटर और एयर की प्रेजेंस में। तो उसको क्या टर्म करते हैं हम, देखो, अगर दूसरे मेटल खराब होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। लेकिन वही अगर हम आयरन की बात करते हैं तो उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे मेटल की बात करें तो वहां पे हम टर्म यूज करेंगे कोरोजन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड में कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल का कोरोजन होना, आयरन में रस्टिंग लगना। और क्या एग्जांपल हो सकता है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स। कैंडल का बर्न होना। अब लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों ही है, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। कैसे, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो उसकी विक होती है, ठीक है, ये हमने बना दिया है कैंडल। तो इसकी जो विक है जब ये जलेगी तो ये जो विक है ये एट द एंड खत्म हो जाता है, ये जल के खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो वैक्स है ये जब बर्न होके तो नीचे नीचे गिर जाती है। हम इस वैक्स को वापस से रीयूज कर सकते हैं, वापस से हम इस वैक्स से कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं, वो वही रहा। तो जो वैक्स है वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन ये जो विक है ये तो यूज हो चुका है। ये एक बार हमने बर्न किया कैंडल को, ये जल गया, तो ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। तो कैंडल जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों में आता है। तो यहाँ पे हम केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे भी बर्निंग ऑफ कैंडल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल भी एक केमिकल चेंज है। और क्या, आप खुद ही बता सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स आप बता सकते हो केमिकल चेंजेस के। ठीक है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और क्या हो सकता है, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना भी एक केमिकल चेंज ही है, कोई नया प्रोडक्ट हमको मिल रहा है।
कुकिंग फूड। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंजेस है। कैसे? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं सिर्फ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट की बात करूं तो ये तो एक ब्रीदिंग प्रोसेस हो जाएगा, बट मैंने ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं बोला है अभी, मैंने कहा रेस्पिरेशन। कैसे हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, वो हमारी बॉडी के अंदर गया, कैसे उसने ऑक्सीजन में कार्बन को ऐड करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और फिर हमारी बॉडी से वो बाहर निकला। तो वो जो इंटरनली सारा प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग सिर्फ इनटेक और आउट को कहते हैं, बाकी अंदर के सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज के अंडर आता है। तो और क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, इसके बाद क्या है, इतना आप लोग देख लीजिए। इसमें और क्या क्या हो सकता है, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं केमिकल चेंजेस में, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ उतने ही केमिकल चेंज होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी, आप उनको भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखो इस केमिकल चेंज से हमने क्या समझा कि केमिकल चेंज आखिर होता क्या है। कि जब एक या फिर एक से ज्यादा चीजों को या फिर चीजों को मिला के या फिर उनका रिएक्शन करा के जब हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वहां पे केमिकल चेंज आया है, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? when one or more reactant, अभी आपको रिएक्टेंट वर्ड नहीं पता होगा तो मैं इसकी जगह सब्सटेंस भी लिख देती हूँ। when one or more reactant or substance gives one or more product। ठीक है, इसमें क्या है? when one or more reactant gives one or more product। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये देखते हैं। तो रिएक्टेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जब हमें कोई नया सब्सटेंस मिलता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिख दूं मैं, A प्लस बी से हमें मिला P, यानी कि P प्रोडक्ट है। A प्लस बी आपस में इन्होंने केमिकल रिएक्शन किया, ठीक है, तब जाके हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और ये जो हमें नया सब्सटेंस मिला है इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो यहां से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? देखो, द सब्सटेंस which undergoes in chemical reaction is known as reactant, and the new substance formed is known as product। ठीक है, जब नया सब्सटेंस बनेगा तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। देखो,
द सब्सटेंस विच अंडरगोस इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये, तो इसको हमने कहा है रिएक्टेंट। और जो हमें नया सब्सटेंस मिलेगा जो फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट से, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्लियर है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है आपकी बुक की एक एक्टिविटी। तो बुक की एक्टिविटी से पहले हम देखते हैं कि कोई चीज ऐसी है जो छूट गई है, एक बार बुक से हम रीडिंग कर लेते हैं। तो ये है आपका चैप्टर, ठीक है, इसमें क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। इसमें मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मिल्क को समर के टाइम में ऐसे ही बाहर रख दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। या फिर हम मिल्क से जब कर्ड बनाते हैं तो वो भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि वापस से हम कर्ड से मिल्क नहीं फॉर्म कर सकते, और यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, इसी वजह से ये क्या है, केमिकल चेंज के अंडर आता है। और क्या है, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, यही रस्टिंग और कोरोजन वाला पार्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, हम क्या करते हैं, ग्रेप्स को फर्मेंट कर देते हैं, है ना। तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जब ग्रेप्स जो पेड़ पे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो खराब नहीं होते इतनी जल्दी, लेकिन जैसे ही हम उसको पेड़ से निकाल लेते हैं तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पे एक क्वेश्चन आया था, हम लेटर ऑन इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद है फूड इज कुक, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, जब हम फूड को कुक करेंगे तो कोई नया सब्सटेंस मिलेगा। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ये भी एक केमिकल चेंज है, हमने खाना खाया, ठीक है, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिल जाएगी, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा एक केमिकल प्रोसेस है। वी रेस्पायर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, we have already learned about the physical and chemical change of matter in our previous class, फिजिकल और केमिकल चेंज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has been taken place, जब भी हम केमिकल चेंज की बात करते हैं दैट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी है, उसके हिसाब से उन्होंने समझाया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमने ऑलरेडी सारे एग्जांपल देख चुके हैं, देख लेते हैं इस एक्टिविटी को अब हम। ओके, ये है एक्टिविटी 1.1। इसमें क्या है, देखो इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, इस एक्टिविटी में एक बर्नसन बर्नर है जिससे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, देखो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे ये क्या है, एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा हमें, ठीक है, वॉच क्लास में लिया है इन्होंने, ये हमें यहाँ पे व्हाइट पाउडर मिल रहा है। किसका व्हाइट पाउडर मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें यहाँ पे व्हाइट पाउडर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या थ्योरी लिखेंगे इस एक्टिविटी को देख के, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ व्हेन मैग्नीशियम ribbon burn
in presence of oxygen, it gives magnesium oxide. और कैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड है? ये व्हाइट कलर का पाउडर है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्हाइट पाउडर। ठीक है, ये व्हाइट पाउडर आपको याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो कैसी फ्लेम निकलती है? तब उस वक्त निकलती है डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब ये बर्न हो रहा होता है ना, तब यहाँ पे निकलता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है कि पहले हमने एक रिबन लिया था, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसा हमारा रिएक्टेंट था वैसा हमारा प्रोडक्ट नहीं है, उससे नया प्रोडक्ट बना है, हमारा यहाँ पे नया सब्सटेंस बना है। तो ये कैसा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है इतना, ये वाली एक्टिविटी? इसके बाद दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं, और कौन सी एक्टिविटी है उसमें? देखो इसमें क्या कहा गया है, you must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, and change into a white powder। वो किसमें चेंज हुआ है? व्हाइट पाउडर में चेंज हुआ है, जो रिबन है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। It is formed due to the reaction between the magnesium and the oxygen present in the air। आपको पता है अगर कोई भी चीज बर्न हो रही है तो वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज बर्न नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2 में क्या है? 1.2 में आपको दिया हुआ है, टेक lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this, what will you observe? इसमें ये एक रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पे इसी का है नहीं। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉनिकल फ्लास्क में क्या क्या चीजें ली गई हैं? कॉनिकल फ्लास्क बनाते हैं पहले, आप सभी मेरे साथ कॉनिकल फ्लास्क बनाना और साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना। ये है कॉनिकल फ्लास्क जिसको आपने लैब में देखा होगा। ठीक है, इसके अंदर डाला है क्या? लेड नाइट्रेट। अभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगी मैं लेड नाइट्रेट का, ठीक है, बट आपको पता होगा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, आप ऑलरेडी 9th में सीख कर आए हो। ठीक है, इसमें क्या किया है? लेड नाइट्रेट लिया है, लेड नाइट्रेट में ही इन्होंने क्या डाला है? पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड। तो अभी पूछे कि बताओ क्या होगा जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बनता है एक येलो कलर की पीपीटी। पीपीटी क्या है? प्रेसिपिटेट। ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है उसको हम बोलते हैं पीपीटी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? येलो पीपीटी बन जाएगी। ये ऐसा सब्सटेंस जो इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, येलो पीपीटी अपीयर्स। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.2 है। एक्टिविटी 1.2। ओके, नेक्स्ट ये एक्टिविटी हो गया। थर्ड एक्टिविटी इसमें क्या दे रखा है? देखो इसमें थर्ड एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, formation of hydrogen gas by the action of dilute sulfuric acid on zinc। इसमें क्या है कि ये भी हमने दोबारा से कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या क्या किया है?
इसमें जिंक ग्रैनुअल्स हैं, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और क्या डाला है इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि H2 गैस इवॉल्व होती है। इसका एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें जिंक था, जिंक के हमने ग्रैनुअल्स लिए थे, जिंक के साथ है H2SO4, यानी कि क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा ये ZnSO4, और इसके साथ H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने रिलीज का साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ से हमें पता चले कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्शन से इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो 3 एक्टिविटी थी, हमने तीनों एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस वहां पे हो रहे हैं, ऐसे कौन कौन से साइन है जो हमें ये सिग्निफिकेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन फिजिकल स्टेट। जब फिजिकल स्टेट में चेंज आता है तब हम कहेंगे कि हाँ वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब आप सबको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो गैसियस नेचर का है, जो ऑक्सीजन है वो भी गैस में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वाटर है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब देखो उन दोनों की प्रॉपर्टी, जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही है, उनकी जो स्टेट है, उनका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज है दोनों में, ठीक है। यानी कि अब जो न्यू सब्सटेंस मिला है हमको वो ओल्ड सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये केमिकल चेंज है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो H2 कैसा है, गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है, और ये क्या मिलके बना रहे हैं, वाटर, जो कि लिक्विड है, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कैसे, अभी हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि उसके ऊपर जो रस्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो आयरन के कलर को चेंज कर देता है और वो अपना एक रस्ट का कलर उस पर लगा देता है, रेडिश ब्राउन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा चेंज इन कलर वाले में, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे, अभी हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देखा था। जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो वहां पे H2 गैस इवॉल्व होती है, वहां से H2 गैस रिलीज होता है, तो वहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ हम रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, जिंक, जिंक प्लस sulfuric acid will give zinc sulfate plus hydrogen gas। रिलीज हुई है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। और क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है,
ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो अगर किसी भी बीकर में हमने लिया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते वो कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा। या फिर हमने किसी सोल्यूशन में एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है तो वो उसको पूरे रिएक्शंस को क्या कर देगा, हीट कर देगा। तो वहां पे भी टेम्परेचर में चेंज आता है। या फिर जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उन दोनों के टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। तो ये भी एक हमारा चेंज केमिकल चेंज के अंडर ही आता है। तो ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। इसमें क्या है, ये हमने देख लिया था, ये भी हमने कर लिया है। इसके बाद से देखते हैं इसमें क्या है। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट any of the following observation help us to determine whether chemical reaction has taken place। तो इन सब की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ऐसे सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन के अंडर बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। तो पहला है चेंज इन स्टेट बाय फिजिकल स्टेट, हमने इसका अभी देख लिया था। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इन सबका अगर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद है as we observe the changes around us we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। we will study about the various type of chemical reactions and their symbol representations in this chapter। तो यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शंस को खत्म कर लिया है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने क्या किया था, उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। जैसे मैंने लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव जिंक सल्फेट, ना मैंने उसको बैलेंस किया था, ना मैंने आपको बताया है कि कैसे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, वो सब हम किसके अंडर में पढ़ेंगे, वो सारी की चीजें हम ये केमिकल इक्वेशंस के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं ये भी सीखेंगे। तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, जो बेसिक क्लास थी हमारी, उस क्लास को आप जरूर देखना। वहां आपको सिंबल्स मैंने बताए थे। तो आपको केमिकल इक्वेशंस पढ़ने के लिए सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन या फिर किस एलिमेंट का सिंबल क्या है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन अपना स्टार्ट तो कर ही लेंगे, तो आपको इजी रहेगा। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।